सोने और चांदी का जादुई स्कूल। पूनम और रिंकी दोनों अपनी माँ गोमती के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रिंकी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। गोमती किसी तरह दूसरे के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। पूनम बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तुम अपना और रिंकी का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आज तो आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हो, लेकिन आप हो कि लाते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोमती चली जाती है। पूनम घर के कामों में लग जाती है और रिंकी बाहर खेलने चली जाती है। अरे कोमल और चांदनी, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं रिंकी, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब न पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। हाँ रिंकी, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी हम सबकी कट्टी। क्या? स्कूल? वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर चांदनी और कोमल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बावली हो गई है क्या? अरे तेरे को एक टाइम भरपेट खाना मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितनी? अरे जितनी तेरी माँ पूरे साल भी जमींदार के घर बर्तन मांजकर नहीं कमा पाएगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं है, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। देख लेना तुम दोनों। हाँ। सपना अच्छा है रिंकी, लेकिन ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही कर सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। रिंकी रोते रोते घर आ जाती है। अरे रिंकी, क्या हुआ? आज तो बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। रिंकी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ रिंकी? किसी से तेरी लड़ाई हुई क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन रिंकी फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। शाम को गोमती काम पर से जब वापस आती है तो वो रिंकी के लिए एक जलेबी लेकर आती है। रिंकी बेटा, ये देख, तू कब से जलेबी की जिद कर रही थी ना? आज मैं तेरे लिए मालकिन से एक जलेबी मांग कर लाई हूँ। माँ, मुझे कोई जलेबी नहीं खानी है। अरे रे, क्या हुआ मेरी बेटी को? दीदी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तभी से इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आप ही इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। रिंकी बेटा, क्या हुआ? बता मुझे। माँ, मुझे भी कोमल और चांदनी की तरह स्कूल जाकर बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ने जाना है माँ। लो, देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब उठपटांग जिद करेगी। अब पूरा करो इसका जिद, कहाँ से पूरा करोगी? रिंकी बेटा, तुझे तो पता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए, और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चल कर खाना खाते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ, इसकी जबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तभी चर्बी चढ़ते जा रही है। सुन रिंकी, अब कल से तू घर में रहकर किसी के घर नहीं जाएगी। अब तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा
कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से ये रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। कल से मैं भी मेहनत करूंगी और पेट भर अपने मन पसंद का खाना खाऊंगी। उसके बाद रिंकी अपनी थाली की रोटी उठाकर बाहर कुत्ते को खिला देती है। अगले दिन रिंकी अपनी दीदी के साथ जंगल लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेचती है। देख लिया ना रिंकी, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। रिंकी, हम तेरे दुश्मन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन रिंकी, हम गरीब हैं, हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तेरे लिए बहुत ही बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। पैसे लेकर वे लोग बाजार की तरफ जा ही रहे थे, तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। दीदी, मुझे कुछ पैसे दे दो दीदी। तभी रिंकी अपनी कमाई का सारा पैसा उस लड़की को दे देती है। रिंकी, तुमने सारे पैसे उस लड़की को क्यों दिए? तुम्हें पता है ना उन पैसों की हमें कितनी ज्यादा जरूरत थी। आज फिर से तुम्हें सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अगले दिन रिंकी जब पूनम के साथ जंगल लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारी सी हिरन जख्मी हालत में वहाँ पड़ी होती है। दीदी, ये हिरन तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस हिरन के घाव पर पट्टी करती है और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस हिरन के जख्मों पर लगाती है। और कुछ देर बाद जब उस हिरन को होश आता है तो उसे हरे हरे घास खाने को देती है। तभी अचानक से वो हिरन एक परी में बदल जाती है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की नीली परी हूँ। एक जादूगरनी मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने हिरन का रूप लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पूनम, तुम मांगो, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। परी जी, वैसे तो हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती है। वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहाँ गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। पूनम, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीजें मांगी है। ये लो पूनम, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर इन गरीबी से बाहर निकालूंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर घर आ जाती है और फिर खुले मैदान में वो स्कूल रख देती है। देखते ही देखते वो स्कूल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, नीली परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो रोशनी, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही नीली परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात चांदनी और कोमल को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती है। अरे चांदनी, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना ही सोना है। हाँ यार,
अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। तभी नीली परी वहाँ आती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताओ परी जी, हम लोग बहुत गरीब है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। कोमल चांदनी जैसे ही पैसे लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं है और उसके माता पिता पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं। उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका है। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से नीली परी मैडम के पास जाती है। हमें माफ कर दीजिए परी मैडम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें माफ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें फिर से पहले की तरह कर दीजिए। उसके बाद नीली परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे उस सोने चांदी के स्कूल में खुशी खुशी पढ़ने लगते हैं। परी लोक से सितारा परी पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। तभी सितारा परी को गंगापुर गांव में रहने वाला श्याम सुंदर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। माँ, मैंने शादी करने का फैसला किया है। क्या तुम होश में तो हो? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है? हम परियों के लिए किसी इंसान से शादी तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। हम परियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। परी माँ, मैं श्याम के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं रानी परी, ऐसा अनर्थ मत करिए, इसे माफ कर दीजिए। रागिनी परी, इस मनहूस से कहो ये यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। बहुत घमंड है ना इसे अपनी शक्तियों पर। जब पृथ्वी पर जाकर आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगी ना, फिर पता चलेगा इसे कि जिंदगी कितनी कठिन है। आज से मैं इसकी सारी परी शक्तियाँ ले रही हूँ। अब से ये आजाद है। सितारा परी अपनी माँ को प्रणाम कर पृथ्वी लोक पर आकर श्याम सुंदर से शादी कर लेती है। अब सितारा परी एक परी नहीं बल्कि एक आम लड़की बन चुकी थी। अरे सितारा बहू, अभी तक आटा परात में ही रखा हुआ है, अगले साल गूंद के रखोगी क्या? बस हो गया मम्मी जी, मैं अभी इसे गूंद कर फ्रिज में रखने ही जा रही थी। ठीक है, रोटी बन जाए तो मेरे कमरे में ही दे जाना। मैं जरा टीवी पर अपना पसंदीदा नाटक देख रही हूँ। इतना बोलकर सितारा की सास निर्मला वहाँ से चली जाती है। जब देखो जब ये बुढ़िया मुझे काम बताते रहती है, कभी ये कर लो तो कभी वो कर लो, जैसे मैं कोई मशीन हूँ जो सारा दिन काम ही करती रहूँ। अब तो मेरे पास कोई सुपर पावर भी नहीं है। अरे ओ बहू, रोटी बन गई या अभी भी नहीं बनी? जी आई माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे सितारा बेटा, दाल में तो नमक ही नहीं है, जरा नमक डाल दो। सितारा, मेरा लंच पैक हो गया, जल्दी दे दो मुझे, इसके लिए देर हो रही है। बस हो गया जी। अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय बना दे बेटा। जी पापा जी, अभी लेकर आई। पता नहीं ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। न जाने कब मुझे इन घर के कामों से छुट्टी मिलेगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्या सभी औरतों को शादी के बाद घर में इतना ही काम करना पड़ता है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस घर के कामों से बचा जा सके? बस एक बार मुझे वो उपाय मिल जाए, फिर तो मैं इस घर में एक भी काम नहीं करूँगी। एक दिन सितारा परी टीवी में न्यूज देख रही थी, तभी उसने सुना आज की ताजा खबर। बहू ने घर के कामों से बचने के लिए झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया और 9 महीनों तक उसने बिना काम किए घर में आराम किया। अरे वाह, ये न्यूज तो बहुत ही काम की न्यूज है। क्यों ना मैं भी अपने घर वालों को झूठ बोल दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मुझसे कोई भी काम नहीं करवाएगा। हाँ, ये तरीका अच्छा है आराम से रहने का। उसके बाद तो बस फिर आराम ही आराम। सितारा ने घर के कामों से बचने का बहाना ढूंढ लिया और फिर एक दिन, मम्मी जी मेरा ना 2 दिनों से जी मिचला
आ रहा है और सिर भी भारी भारी सा हो रहा है। खट्टा खाने का भी मन कर रहा है। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे बहू, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम माँ बनने वाली हो। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। मैं अभी सबको बधाइयाँ देकर आती हूँ। मेरा काम बन गया। अब मुझे आराम से बैठकर बस खाना पीना है। अब तो 9 महीनों के लिए इस घर के कामों से छुट्टी। अगले दिन सितारा मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। अरे बहू, क्या हुआ? तुमने अपना सर क्यों पकड़ रखा है? कुछ नहीं माँ जी, बस सर थोड़ा भारी लग रहा है। अरे तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। कपड़े धोना इतना जरूरी नहीं है। तुम जाओ और आराम करो। कपड़े मैं धो दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर आराम करती हूँ। मम्मी जी ये कह रहे थे कि शाम को साग बनाने के लिए, तो मैं साग। अरे बहू, शाम का खाना मैं बना दूंगी। तुम बस जाकर आराम करो। ये हुई ना बात। अब तो मैं आराम से घोड़े बेचकर सो जाती हूँ। उस दिन से सितारा ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। अब श्याम सुंदर भी सितारा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन, कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, मेरे कुछ दोस्त क्लब में पार्टी दे रहे हैं तो मैं वहीं जा रहा हूँ। श्याम, मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूं? अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारा अभी 3रा महीना है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? भीड़ भाड़ में अब तुम्हें 9 महीने तक कहीं नहीं जाना है। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में जाकर तुम बस आराम करो। ओफो, अगर मैंने ये झूठ नहीं बोला होता तो आज मैं भी श्याम जी के साथ पार्टी में जा रही होती। अब तो मुझे मम्मी जी की बातें माननी ही होगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सितारा खाली बैठे बैठे उबने लगी। एक शाम, अरे ओ श्याम की माँ, वो अपनी मौसी की बेटी सोनी का रिश्ता पक्का हो गया है। हमें जाना होगा। सगाई का फंक्शन इसी सोमवार को है। ठीक है जी, मैं अभी सरिता दीदी को बोल देती हूँ। एक दिन बहू के पास आकर रुक जाएगी। अब श्याम को तो साथ में जाना ही पड़ेगा। अपनी गाड़ी से ही चलेंगे। पर मम्मी जी, मेरा भी मन है सोनी की शादी में जाने का। मम्मी जी, मेरी शादी के बाद ये पहला फंक्शन है शादी का, मुझे भी ले चलिए ना। नहीं नहीं सितारा बहू, ये तुम्हारा पहला बच्चा है। ऐसे तुम्हें सफर में ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे सर में इतना दर्द रहता है और कहीं रास्ते में चक्कर वक्कर आ गई तो? तुम्हारे मामले में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकती। तुम घर पर ही रहकर आराम करो। फंक्शन में हम सब चले जाएंगे और तुम सरिता दीदी को बुला लेना। वो तुम्हारे पास रुक कर एक दिन तुम्हारा ख्याल रख लेगी। अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे कहीं लेकर जा ही नहीं रहे। ऐसे में मैं पूरे 9 महीने तक कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। और 9 महीने के बाद जब इन लोगों को मेरी सच्चाई पता चलेगी, फिर क्या होगा? फिर तो मैं गई। अभी तो मैं घूमने जाऊंगी, बात की बाद में देखेंगे। मम्मी जी, आप सबके बिना मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा। ले चलिए ना प्लीज मम्मी जी। माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। गाड़ी में आराम आराम से चलाऊंगा। अरे भाई निर्मला, अगर बहू का मन है तो ले चलो ना। शायद आप ठीक कह रहे हो जी। ऐसे मन मारकर रहना भी ठीक नहीं रहता। पता चले पीछे से कोई और दिक्कत परेशानी हो गई। चलो बहू, तुम भी तैयार हो जाओ। और हाँ, शादी में ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। सितारा की सास सितारा को अपने साथ शादी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मन ही मन सितारा बहुत टेंशन में थी कि कहीं वहाँ जाने के बाद उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए कि वो झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। कुछ देर बाद सभी लोग फंक्शन में पहुंचते हैं। सितारा भी फंक्शन में किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है। तभी उसकी सास निर्मला सितारा से कहती है, सितारा बहू, मैंने तुम्हें मना किया ना, ऐसी हालत में ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। तुम बार बार डीजे पर क्यों जा रही हो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हें डांस नहीं करना है। मम्मी जी, रानी भाभी जबरदस्ती लेकर गई थी, इसलिए थोड़ा सा उनके साथ डांस कर लिया। अरे निर्मला बहन, तुम्हारी बहू को तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो माँ बनने वाली है और उसका 3रा महीना चल रहा है। ये तो ऐसे उछल कूद रही है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे बहन, कितनी बार इसे समझाती हूँ। शुरू में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर आजकल के बच्चे कहाँ बड़ों की बात मानते हैं। ये सब सुनकर सितारा कहती है, क्या करूं? ये सारे लोग मिलकर मुझे अच्छे से एंजॉय भी नहीं करने देते। बस एक झूठ की वजह से मुझे कितना परहेज करके चलना पड़ रहा है। अब रानी भाभी के साथ डांस करने जाऊंगी तो मम्मी जी मुझे फिर से मना करेगी। सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, थोड़ा मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तभी रिमझिम पास रखे फ्रूट में से पपीता उठाकर खाने लगती है। अरे बहू,
ये क्या कर रही हो? तुम पपीता खा रही हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त पपीता तुम्हारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है? गर्भवती महिला को कभी भी पपीता नहीं खाना चाहिए। वो मम्मी जी, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने खा लिया। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी में पपीता को नहीं खाना चाहिए। पता नहीं इस 9 महीने तक तुम्हें क्या क्या समझाना पड़ेगा। तभी मैं तुम्हें इस फंक्शन में नहीं लेकर आ रही थी। तभी सोनी सितारा को आवाज देती है, सितारा भाभी जरा इधर आना, मुझे आपसे कुछ काम है। अब ये पपीता खाना छोड़ो और जाओ। सोनी तुम्हें आवाज दे रही है, शायद उसे तुमसे कुछ काम होगा। हाँ सोनी रुको, मैं आती हूँ। सितारा जैसे ही सोनी के पास जाने लगती है, अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। सितारा बहू क्या हुआ? श्याम के पापा जल्दी आओ, देखो ना सितारा बहू बेहोश हो गई है। कितना मना किया था हमारे साथ इतनी दूर का सफर करने से, पर मेरी मानता ही कौन है, अब बेहोश हो गई। निर्मला तुम चुप करोगी? ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। चाचा जी, मैं अभी अपने फैमिली लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। सोनी लेडी डॉक्टर को फोन करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आती है और उसका चेकअप करने के बाद वो बोलती है, घबराने की कोई बात नहीं है, थकावट से चक्कर आ गया था। इस हालत में अक्सर ऐसा होता है। आपकी बहू बिल्कुल स्वस्थ है और उसका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। अब कैसा लग रहा है सितारा? अरे ये डॉक्टर क्या बोले जा रही है? मैं तो डॉक्टर, क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? सितारा बहू ये कैसा सवाल है? ये क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं, शायद इंजेक्शन का असर होगा। सितारा को थोड़ी देर आप लोग आराम करने दीजिए, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन सब लोग सोनी की सगाई अटेंड करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। घर आते ही निर्मला एक काम वाली को लेकर आती है और उससे कहती है, देखो 2 टाइम का बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब तुम्हें ही संभालने हैं। मेरी बहू को कोई भी काम नहीं करना पड़े, इस बात का खास ध्यान रखना। कल से काम पर टाइम से आ जाना। श्याम के पापा, ये इतने सारे खिलौने और कपड़े ये किसके लिए हैं? अरे दादा बनने वाला हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सब मेरे पोते के लिए है। सितारा अब तुम अपनी सेहत का खास ध्यान रखोगी। मैं भी कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ। सितारा बहू, मैंने खास तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? और तुम्हारा कच्चा आम और इमली खाने का भी मन था, तो मैंने सब्जी वाले भैया को बोल दिया है, वो कल तुम्हें ये सब देकर जाएंगे। हे भगवान, माँ बनने का सुख सच में दुनिया में सभी सुखों से बड़ा होता है। मेरा ये परिवार मुझे कितना प्यार करता है। मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, सब मेरे आगे पीछे लग गए। मैं तो झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, पर भगवान की लीला भी कितनी निराली है। उन्होंने मुझे सचमुच में माँ बनने का सुख दे दिया। मम्मी जी, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आज माँ की बहुत याद आ रही है। ये भी कोई पूछने की बात है? जल्दी से गले लग जा मेरी बच्ची। और हाँ, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर। मैं तुझे गर्मा गर्म छोले भटूरे निकाल कर खाने को देती हूँ, तू अब पेट भर खाना खा। अब तुझे अपना और अपने आने वाले बच्चों का खास ख्याल रखना है। ठीक है मम्मी जी, दुनिया में सबसे प्यारी मेरी सासू माँ।